हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स की। सिंपल, बढ़िया। और इससे पहले हमने ऑलरेडी ही अपने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके फटाफट से देख आइए। ये सीरीज हर कोई बच्चा देख सकता है, चाहे वो बीए का हो, चाहे वो बीकॉम का हो, चाहे आप प्रोग्राम में हो, चाहे आप ऑनर्स में हो। बस ये मेक श्योर करना कि आपकी जो बुक का नाम है वो क्या हो, इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स। सिंपल सर। चलिए आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिसाइड करी जाती है। क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर हम पुराने टाइम पे जो इक्विलिब्रियम था वो कैसे डिसाइड किया जाता था उसके बारे में आज सीखने वाले हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, और चैप्टर शुरू करने से पहले कि अगर आपने नोट्स नहीं परचेज करे तो आप जो भी मिनिमम अगर आपने नोट्स नहीं परचेज करे और आप चाहते हो अपने खुद के हाथों से नोट्स ना बना के आप जल्दी से नोट्स परचेज कर लो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में सबसे पहली बात आती है क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स होती क्या है। क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स, तो आज के टाइम पे जो हम मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर जो इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा ना अलग इकोनॉमिक्स है पुराने जमाने में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती थी उससे। क्यों? क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स है, सॉरी खांसी वासी आ रखी है, तबीयत खराब है थोड़ी। तो जो ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये कीन्स सर ने लिखी थी, ठीक है। और कीन्स सर ने कब लिखी थी? 1936 के अंदर लिखी थी। जिनकी बुक का नाम क्या था भाई? अच्छा बता देते हैं, चालू करते हैं फिलहाल। हाँ जी, तो इससे पहले देखो 1930 और उससे पहले की पीरियड को और 1930 और उसके बाद की पीरियड को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं पूरे टाइम पीरियड को। पहला जो पीरियड है स्टार्टिंग पीरियड, उस टाइम पे हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी वीडियो के अंदर। 1930 के बाद उन्होंने क्या किया, कीन्स सर ने एक नई बुक निकाल दी जिसका नाम था क्या बोलते हैं, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यानी कि जब 1936 में उन्होंने नई बुक पब्लिश करी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट और मनी के हिसाब से, तब उन्होंने नए अपने रूल्स बताए, नए अपना बताया कि इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के बारे में नए कंसेप्ट्स दिए जो कि लोगों को अच्छे भी लगे। इसलिए हमने अब से जो कीन्स सर की बुक है, जो कि नई क्या बोलते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स है, जो कि एक इकोनॉमिक्स में रेवोल्यूशन का काम किया था, वो हम बुक लेके आए जो कि हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम इकोनॉमिक्स क्या मानते थे, किस तरीके से हम मैक्रोइकोनॉमिक्स को लेके चलते थे, किस तरीके से हम इकोनॉमी के अंदर स्टडी करते थे मैक्रोइकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को, या फिर इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचाते थे हमारी क्या बोलते हैं कंट्री को, या फिर ट्रेड कैसे होता था, लोग कैसे डिमांड और सप्लाई की हेल्प से किसी भी प्रोडक्ट को डिसाइड करते थे कि किस तरीके से बेचना चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए, किस तरीके से इकोनॉमी वर्क करती थी, उसके बारे में सीखेंगे आज इस वीडियो में। जिसके बारे में हम क्या सीखेंगे? क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। टेंशन मत लेना, जो आपका कीन्स सर की जनरल थ्योरी है वो आपका चैप्टर नंबर 12 में है, जो कि इसके बाद आने वाला चैप्टर है, ठीक है जी। और इससे पहले हमने जो है क्या बोलते हैं क्लासिक इससे पहले चैप्टर नंबर 12 से पहले हम चैप्टर नंबर 11 करेंगे, जिसके अंदर हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सर। चलिए तो शुरू करते हैं। बात आती है, सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है क्लासिकल रेवोल्यूशन। सॉरी। तो क्लासिकल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्लासिकल रेवोल्यूशन मतलब वही चीज है कि 1930 के बाद एक नई इकोनॉमी आ गई थी, एक नई इकोनॉमिक्स आ गई थी जो कि कीन्स सर ने दी थी, ठीक है जी। तो हम उसके बारे में पढ़ने लगे। लेकिन उससे पहले जो भी इकोनॉमिक्स थी उसको हम क्या बोलते थे? क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी उसी के नाम पे रख दिया क्लासिकल रेवोल्यूशन। सिंपल सा। क्योंकि उसी के बाद से हमने हमारी जो इकोनॉमी थी ना वो पूरी चेंज हो गई, नया रेवोल्यूशन लेके आए थे कीन्स सर, जो कि क्या बोलते हैं इकोनॉमी के लिए ज्यादा वेलफेयर का काम किया, जिसको हम बोलते हैं क्या? मर्केंटाइलिज्म। अब मर्केंटाइलिज्म के अंदर क्या था, यानी कि पुरानी इकोनॉमिक्स के अंदर क्या था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर क्या था, वो मर्केंटाइलिज्म को फॉलो करती थी। मर्केंटाइलिज्म मतलब होता है कि पुरानी इकोनॉमिक्स में मानना था कि जो एक देश की कंट्री की जो वेल्थ होती है ना, वो एक देश की जो संपत्ति होती है, किसी राजा की जो संपत्ति होती है, वो डिनोट करती है या फिर वो देखी जाती है किस चीज से? संपत्ति से। उसके पास कितने प्रीशियस मेटल्स है उनसे देखी जाती है, उसके पास कितना सोना चांदी है, उसके पास कितने हीरे जवाहरात है, इन सब चीजों से नापी जाती है किसी देश की पावर कितनी है, किसी देश के पास वेल्थ कितनी है। सिंपल सी, इसको बोलते हैं मर्केंटाइलिज्म। या फिर क्लासिकल रेवोल्यूशन जो था वो इसी पे फोकस करता था कि स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल जितना होगा आपके पास, आपके देश के पास जितने भी ज्यादा सोने जवाहरात हीरे होंगे, उतना ही ज्यादा वेल्थ या फिर पावर होगी आपके नेशन के पास। सिंपल। तो पुरानी जो इकोनॉमिक्स है वो पूरी फोकस करती है कि आपके देश में किस तरीके से ट्रेड करने से, किसी भी तरीके से आपके देश में इक्विलिब्रियम जो आएगा वो क्या आएगा? प्रीशियस मेटल से आएगा। सिंपल सर। हाँ जी। और इसीलिए आज के टाइम पे जो हम इक्विलिब्रियम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, आउटपुट का इक्विलिब्रियम हो गया, इनकम का इक्विलिब्रियम हो गया, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को देखना हो गया, समझे जी। तो आप अलग अलग वेरियस कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं जो कि कीन्स सर की देन है। इससे पहले जो पुराने जमाने में था, हम केवल लेबर और डिमांड के ऊपर चलते हैं, आउटपुट और डिमांड के ऊपर चलते थे,
किस तरीके से जो लेबर है वो काम करेगी, किस तरीके से आउटपुट है वो जो ज्यादा जनरेट किया जा सकता है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम निकाल के हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिंपल सी। तो उस टाइम पे खाली पैसे कमाने पे फोकस किया जाता था, उस जमाने में इस टाइम की तरह इन्वेस्टमेंट और इन सब चीजों पे फोकस नहीं होता था। सिंपल सा। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक बार व्यू पढ़ लेते हैं थ्योरी पढ़ने से पहले कि क्लासिकल थ्योरी क्या थी, किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करते थे पुराने जमाने में। वो पढ़ने से पहले एक बार व्यू डिसाइड कर लेते हैं कि उनका व्यू क्या था, वो क्या किस नजरिए से हमारी इकोनॉमिक्स को देखते थे, या फिर किस नजरिए से कोई जो इकोनॉमी है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में डिनोट देखती थी अपने आप को। ठीक है जी। उसका व्यू पढ़ते हैं एक बार। तो व्यू क्या है कि जो 3 कंसेप्ट है बस खाली व्यू के अंदर, कि जो पहला पॉइंट है ना वो क्या है, वो है मनी हैज नो इंट्रिंसिक मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, कि जो मनी है ना उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जो मनी है ना उसके अंदर कोई फ्यूचर की वैल्यू नहीं है। यानी कि लोग ये नहीं मानते थे कि जो मनी है उसको अगर मैं होल्ड करूंगा तो उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। पुराने जमाने के लोगों को नहीं पता था कि अगर मैं गोल्ड को होल्ड करके रखूंगा अपने पास तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और मैं इससे एक्स्ट्रा मनी कमा सकता हूं। तो जो पुराने जमाने के लोग थे वो मनी को ना खाली मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह देखते थे बस खाली। इसकी तरह देखते थे बस खाली कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कि मेरे पास अगर एक सोने का सिक्का है तो मैं उससे एक कपड़ा ले सकता हूं। सिंपल। हाँ, अब इसका ये नहीं होगा कि आगे चल के कि जो गोल्ड की है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो उनको लगने लगेगा कि जो मेरे पास एक गोल्ड का कॉइन है तो मैं आगे फ्यूचर में इससे 10 कपड़े ले पाऊंगा या फिर मैं 10 जमीनें ले पाऊंगा। तो वो ये सब नहीं समझते थे। वो इंट्रिंसिक वैल्यू मानते थे कि इसकी क्या है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, फ्यूचर में जो इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये सब चीजें नहीं बताती उन्हें। उन्हें बस इतना पता था पुराने जमाने की जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कि जो मनी है उससे मैं ये चीज खरीद सकता हूँ। आज भी मैं एक ही कपड़ा खरीद पा रहा हूँ तो मैं आगे 10 साल बाद 50 साल बाद भी वो सोने के सिक्के से, चांदी के सिक्के से वही चीज खरीद पाऊंगा जो मैं पहले खरीद पाता था। उनको नहीं पता था कि फ्यूचर में एप्रिसिएशन भी कोई चीज होती है, डेप्रिसिएशन भी कोई चीज होती है। तो उनको किसी भी प्रोडक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू से कोई मतलब नहीं था, उनको इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं पता थी। सिंपल इतना। आगे चलते हैं। दूसरी चीज, दूसरा कंसेप्ट आता है कि पुराने जमाने के लोगों का थॉट्स क्या था। वो सोचते थे कि जो सेल्फ एडजस्टमेंट फीचर होता है, वो टेंडेंसी है किसी भी इकोनॉमी की, वो सोचते थे जो कोई भी इकोनॉमी है, चाहे किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, चाहे वो छोटी हो, 2 सेक्टर हो, 3 सेक्टर हो, 4 सेक्टर हो, बड़ी इकोनॉमी हो, किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, वो अपने पास एक टेंडेंसी रखती है। किस तरह की टेंडेंसी, किस तरह की टेंडेंसी? तो जो टेंडेंसी है वो है सेल्फ एडजस्टमेंट, यानी कि जो कोई भी इकोनॉमी है वो अपने आप को खुद एडजस्ट करने की चलते फीचर रखती है। उनका मानना था कि अगर कोई भी इकोनॉमी है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी लेके चलते हैं, मान लो ये डिमांड है किसी प्रोडक्ट की और ये है किसी प्रोडक्ट की सप्लाई। अब डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वहीं पे प्राइस जो है उस प्रोडक्ट का फिक्स किया जाता है। सिंपल ना। अब ये प्रोडक्ट का प्राइस जो है, मान लो ऐसा नहीं है, कोई इकोनॉमी ऐसी है जहां पे ना डिमांड कम है और सप्लाई क्या है, ज्यादा। अगर मान लो कोई इकोनॉमी ऐसी है कि जहां पे डिमांड क्या है, कम, और सप्लाई क्या है, ज्यादा, तो इस केस में सप्लाई, जो सप्लायर है वो सप्लाई ज्यादा कर रहा है, तो हो सकता है कि उसे लॉस हो, क्योंकि उसका सारा माल बिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि डिमांड क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, तो ये लॉस का एरिया है। इसको हम ठीक करना सीखते हैं कि कैसे ठीक करें। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं माना जाता था। पुराने जमाने में ये मानते थे कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो हर इकोनॉमी है, वो हर इकोनॉमी मतलब कोई भी इकोनॉमी अपने आप को हमेशा ही कहां पे ले जाएगी, अपने आप एडजस्ट कर लेगी, अपने आईपी इक्विलिब्रियम में पहुंचा देगी। हर कोई ये मानता था पुराने जमाने में। कैसे? क्योंकि आप खुद सोच लो, जैसे ही सप्लाई यहाँ पे इस इकोनॉमी के अंदर ज्यादा है, अब सप्लाई ज्यादा है तो वो लोग मानते थे कि डिमांड कम है और सप्लाई से ज्यादा है। अब जब डिमांड कम होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो सप्लायर है वो क्या कर देता है, प्रोडक्ट के प्राइस गिरा देता है। जैसे ही प्रोडक्ट के प्राइस गिरेंगे हमारी इकोनॉमी कहाँ पे पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम में। हर इंसान पहले यही मानता था। सेम इसी तरीके से मान लो कोई प्रोडक्ट है जिसके डिमांड जो है वो ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। सिंपल, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये प्रोडक्ट के प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, लोग मांग रहे हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा, लेकिन सप्लाई है ही नहीं उस चीज की, तो वो लोग मांगते थे अपने आप ही क्या होगा, अपने आप ही उस प्रोडक्ट के प्राइस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे और जो इकोनॉमी है वो हमेशा ही क्या पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। उनको नहीं पता था कि फ्यूचर में आने वाले समय में आईफोन जैसे प्रोडक्ट भी आ सकते हैं जो कि क्या करेंगे, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, लोग ज्यादा चाहेंगे आईफोन, लेकिन फिर भी वो इंसान अपने जो प्राइस है वो चेंज नहीं करेगा, वो अपने प्राइस, इंसान जो है वो अपने प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही रखेगा। सिंपल जी। जैसे कि मान लो फिर भी कोई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सप्लाई क्या हो रखी है, बहुत ज्यादा हो रखी है। जैसे हीरे देख लो, डायमंड्स देख लो, इनकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सप्लाई क्या हो रखी है, बहुत ज्यादा हो रखी है, लेकिन फिर भी जो होते हैं इसकी प्राइस बिल्कुल भी नहीं गिरते, ये प्राइस वही आसमान छू रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप भी जब भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हो, आप जमीनें खरीदते हो, आप गोल्ड खरीदते हो, ज्यादातर लोग गोल्ड जो डायमंड्स है उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, यानी ज्यादातर लोग डायमंड्स की डिमांड नहीं करते। अगर आपके पास पैसा है आप गोल्ड खरीदोगे, डायमंड्स तो खरीदने जाओगे नहीं। बहुत ही रेयर इंसान होते हैं, अमीर बहुत ज्यादा रईस इंसान होते हैं, जो 2-4 इंसान होते हैं बस खाली,
वही डायमंड्स की जो डिमांड करते हैं। लेकिन आपको पता है डायमंड्स एक ऐसी चीज है जो कोई भी इंसान अपने देश में अपनी दुनिया में बना सकता है, आर्टिफिशियली बन सकते हैं डायमंड्स। सिंपल जी, हाँ जी। इसीलिए उनकी जो प्राइसेस है कोई भी क्या बोलते हैं उसके गिरा सकता है उसके प्राइस, क्योंकि सप्लाई उसकी ज्यादा है। लेकिन फिर भी डायमंड के प्राइस क्या गिरते हैं? नहीं जी, डायमंड के प्राइस नहीं गिरते, वो वहीं पे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। सिंपल सा मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जिसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसके प्राइस गिरने चाहिए जो कि नहीं गिरते। ये पुराने जमाने के लोगों को नहीं पता था, वो मानते थे हमेशा ही इकोनॉमी क्या रहेगी, वो हमेशा ही और मतलब सेल्फ एडजस्टमेंट करेगी, टेंडेंसी रखती है अपने पास इकोनॉमी के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेगी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी फीचर, तीसरी खासियत क्या थी? तीसरी खासियत थी, तीसरी इंपॉर्टेंस थी क्या, कि प्रोवाइड ए स्टार्टिंग पॉइंट। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है ना, जो पुरानी वाली इकोनॉमिक्स है, उसने हमको ना एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड किया है जिसकी हेल्प से हम आगे इकोनॉमिक्स को स्टडी कर पाए। अगर पुरानी इकोनॉमिक्स नहीं होती तो कीन सर भी नई इकोनॉमिक्स बनाने में बहुत दिक्कत आती या फिर बना ही नहीं पाते। हमारे पास पुरानी इकोनॉमिक्स थी, हम समझते थे कि इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करती है, बस उसके अंदर जो खामियां थी वो उसको सुधारा कीन सर ने और अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में और इन सब चीजों के बारे में हमको समझाया। ठीक है, लेकिन जो पुरानी इकोनॉमिक्स है अगर वो ना होती तो फिर कीन सर भी कुछ नहीं कर पाते। सिंपल जी, तो उसने एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हमको ताकि हम आगे स्टडी कर पाए। इसलिए पुरानी इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है कि किस तरीके से हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स से एक इकोनॉमिक्स का रेवोल्यूशन देखा है। सिंपल सर, चलिए आगे चलते हैं और अब चालू करते हैं क्या मेन चीज, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। यानी कि पुराने जमाने में किस तरीके से इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में पहुंचाया जाता था अपनी इकोनॉमी को, यानी कि किसी इकोनॉमी को इकोनॉमी में कैसे पहुंचाया जाता था, उसके बारे में आप सीखने वाले हैं। सिंपल, चलिए। तो चाहे पुराना जमाना हो चाहे इनका आज का जमाना हो, पुराने जमाने में भी सेम बात थी, डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्विलिब्रियम में पहुंचाने का काम करेंगे। जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम इंसान पहुंचेगा। सिंपल, वैसे ही सेम इस जमाने में भी होता है, वैसे ही सेम पुराने जमाने में भी था। पुराने टाइम पे भी हम मानते थे डिमांड कर फॉर लेबर और सप्लाई कर फॉर जो लेबर होता है, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम हमारी इकोनॉमी पहुंचेगी। क्योंकि पुराने जमाने में ना जो स्टोन होते थे, जो प्रोडक्ट होते थे, उनकी वैल्यू में तो चेंजेस आते नहीं थे। जैसे आज के टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं, हम क्या बोलते हैं मनी सर्कुलेशन पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी प्रोडक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है, उसमें चेंजेस आते हैं, इन्फ्लेशन होती है, डिफ्लेशन होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि हमने पढ़े। सिंपल, इनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो कि हम स्टडी कर चुके हैं हर चीज। लेकिन पुराने जमाने में इतना नहीं सोचा जाता था। उस टाइम पे बस ये सोचा जाता था कि ये जो मनी है वो खाली ट्रेड पर्पस के लिए की जा रही है। यानी जो मेन जो रेट चेंज होते हैं वो किसके चेंज होते हैं, वो लेबर के चेंज होते हैं। लेबर अपने आउटपुट को चेंज कर सकता है, लेबर हमारे रेट्स को चेंज कर सकता है, लेबर ही होता है, यानी जो काम करने वाले मजदूर है वही होते हैं जो किसी भी नेशन को बढ़ाने का और बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर लेबर को अच्छे पैसे दिए तो वो ज्यादा आउटपुट देगा, इकोनॉमी की ग्रोथ पे ले जाएगा। अगर लेबर को कम पैसे दिए तो फिर वो डाउनफॉल ले आएगा। सिंपल, तो लेबर पे ज्यादा फोकस किया जाता था। तो इसलिए स्पेशल कि डिमांड कर फॉर लेबर और सप्लाई कर फॉर लेबर ही हमने फोकस किया है ताकि हम इक्विलिब्रियम पुराने टाइम में पहुंच पाए। कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे अगर आप देखोगे ना कि हमने तीनों चीजों पे फोकस किया था। एक हमने पुराने जमाने में एक्चुअल में यहाँ पे पढ़ाया नहीं गया, आपके चैप्टर के अंदर बस खाली लेबर वाला टॉपिक दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए जो हम चलते हैं बुकों में पढ़ते हैं एक्चुअल में वो तीन चीजों पे फोकस किया गया है। पहला लेबर पे फोकस किया गया है, दूसरा आउटपुट पे फोकस किया है, तीसरा इन्वेस्टमेंट और रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में फोकस किया गया। तीनों चीजों को फोकस करके क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी चलते थे, क्लासिकल थ्योरी भी बनी थी हमारे पास। ठीक है, लेकिन बस आपके सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया तो मैं इतना इंपॉर्टेंट समझता नहीं कि मैं आउट ऑफ सिलेबस चलूँ आपके। ठीक है, तो बस खाली मैं लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ना मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को समझाने वाला हूँ और ना ही मैं आपको उसके टॉपिक के बारे में समझाऊंगा, क्या नाम था उसका, आउटपुट के टॉपिक को समझाऊंगा। सिंपल जी, मैं लेबर के बारे में स्टडी करूंगा जो कि आपके सिलेबस में है, जो कि आपको क्या समझाना है। बाकी आप एक्स्ट्रा समझना चाहते हो तो फिर आपको पता ही है, आप गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो, इसी टॉपिक के नाम से सर्च करोगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि किस तरीके से क्या होता है जो इकोनॉमी है वो डिसाइड किया जाता था इकोनॉमी के अंदर पुराने टाइम पे। सिंपल, फिलहाल जितना इजी हो सकता है मैं उतना इजी रखने की कोशिश करूंगा आपके लिए, बस आप इतना समझो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो डिमांड और हमें सप्लाई के बारे में पढ़ना है। अच्छा, पुराने टाइम पे लेबर की डिमांड क्या चीज मानी जाती थी, तो जो लेबर की डिमांड है वो किससे कैलकुलेट करते थे कि लेबर की डिमांड क्या है। देखो सप्लाई तो हर कोई कैलकुलेट कर लेगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि मैं 500 रुपए दूंगा एक दिन की दिहाड़ी, कौन कौन इंसान काम करने के लिए तैयार है, तो हर कोई बोल देगा मैं भी काम करने तैयार हूँ, काम करने तैयार हूँ, काम करने तैयार हूँ। तो लेबर की सप्लाई तो हर किसी को पता चल जाएगी, वो काउंट कर लेंगे कितने लोग आएंगे काम करने। लेकिन डिमांड कैसे पता चलेगी लेबर की, तो वो डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रोडक्शन सिस्टम निकाला। क्या निकाला? प्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि हम कितना प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब हमने प्रोडक्शन सिस्टम निकाला कि प्रोडक्शन करने के लिए कितने चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और उससे हमें क्या बोलते हैं बदले में पेमेंट किस चीज की करनी पड़ती है, एक्चुअल में लेबर को कितना क्या बोलते हैं रियल इनकम मिलती है,
रियल वेजेस कितनी मिलती है, उस हिसाब से लेबर किस तरीके से काम करने के लिए हमारे पास आएंगे। तो ये सब चीजें हमने समझी थी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, ताकि हमने लेबर डिमांड मतलब डिमांड कर फॉर लेबर हमने तभी डिराइव किया। अभी कैसे डिराइव किया वो हम आगे समझेंगे। मेन कंसेप्ट आपको बस यही समझना है, डिमांड कर फॉर लेबर, सप्लाई कर फॉर लेबर, और उसके बाद कहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि हमारा इकोनॉमी डिसाइड होता है। सिंपल। अगर इकोनॉमी इकोनॉमी में ना हो तो इसको इकोनॉमी में कैसे पहुंचाएंगे, बस इतना सा कंसेप्ट समझते ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिंपल से इतना। चलिए, और इसको टॉपिक को समझाने से पहले एक छोटे से अजम्पशंस हैं, कुछ बातें आपको माननी पड़ेंगी क्योंकि वो पुराने टाइम था, इसलिए उसमें कुछ बातें माननी पड़ेंगी, तभी आपको वो कंसेप्ट समझ में आएंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्या कंसेप्ट आपको मानने पड़ेंगे, क्या बातें माननी पड़ेगी? पहली, हम ये मान के चलेंगे जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि पुराने जमाने में जितनी भी इकोनॉमी थी वो राजा महाराजा ही चलाते थे, यानी कि ऐसी इकोनॉमी थी जो कैपिटलिस्ट थी, जिसके पास ज्यादा पैसा वो ही उस देश पे काबू करता था। सिंपल। हाँ जी, कोई ऐसा नहीं था कि कोई सोशल वेलफेयर के लिए या गवर्नमेंट किसी इकोनॉमी को चला रही है, हर इकोनॉमी कैसी थी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, ठीक है जी। और वो फुल एम्प्लॉयमेंट में वर्क करती थी कि हर एक इंसान जो है उसको रोजगार मिल रहा है, हर एक इंसान काम कर रहा है, कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं बैठा, उसके ऊपर वर्क करती थी। इसलिए हमारी अजम्पशन क्या है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। पुराने जमाने में हम क्लासिकल थ्योरी में हम मानते हैं कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि पहले टाइम पे गवर्नमेंट होती नहीं थी इतनी, ठीक है, तो उसका कोई इंटरवेंशन नहीं है, तो इसलिए ये थ्योरी बनी थी। क्योंकि आज के टाइम पे अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है तो गवर्नमेंट एक प्राइस डिसाइड कर देती है, जिसको हम मैक्सिमम प्राइस और रिटेल प्राइस भी बोलते हैं, जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर देती है, गरीब किसानों को सस्ते में दे देती है, मतलब उनसे सस्ते में सामान खरीद लेती है, गरीब लोगों को सस्ते में गेहूं चावल प्रोवाइड कर देती है बफर स्टॉक बना के, समझे जी। तो गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन पुराने जमाने में गवर्नमेंट थी नहीं, तो हम यही मान के चलेंगे कि नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती। आगे चलते हैं। मनी इज यूज्ड फॉर ट्रेड ओनली। खाली मनी जो है वो ट्रेड के लिए ही यूज की जाती है और किसी काम के लिए यूज नहीं की जाती। अब वो तो इस टाइम पे हम यूज करते हैं कि मनी को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज किया जाता है, लेकिन पहले जमाने में यही माना जाता था कि मनी जो है वो खाली ट्रेड के लिए यूज की जाती है और किसी भी काम के लिए यूज नहीं होती। आगे चले। आज आगे चलते हैं। अगला आता है सेज लॉ। सेज लॉ क्या कहता है? सेज लॉ कहता है सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड। पुराने जमाने में यही माना जाता था कि सप्लाई जो होती है वो खुद की डिमांड खुद क्रिएट कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, कोई नई तरह की अगर पैंट बनाता है और लोग उसको पहन के निकलते हैं या फिर एक दो बार वो पहन के निकलेगा, तो फिर जो उसकी डिमांड है ना, सप्लायर जो है वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेगा, यानी कि उसको देख के लोग अपने आप ही डिमांड करने लग जाते थे नई चीजों की। क्योंकि पुराने जमाने में नई चीजें जो आती रहती थी, लोग कहते थे भाई ये तो नई चीज है, इसको लेना तो जरूरी बनता है। लेकिन आज के टाइम पे इतनी सारी नई चीजें, हमको फर्क ही नहीं पड़ता कोई नई चीज कब लॉन्च हो रही है, कोई चीज कब लॉन्च। जैसे आपकी भाषा में अगर समझना चाहते हो, आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले ही बस खाली जब ब्लूटूथ का जमाना था, जब गाने सुनने के लिए ब्लूटूथ की आवश्यकता होती थी कि हम एक मेमोरी कार्ड में गाना डलवाते थे, जिस टाइम पे हनी सिंह फेमस था, तो उसलिए वो फेमस हुआ क्योंकि हम पुराने जमाने में गाने ज्यादा ढूंढ ढूंढ के, जैसे जो उन्होंने गाना बनाया वो बिकता था, यानी जो चीज की उन्होंने सप्लाई करी हम लोग उसकी डिमांड करते थे, हमें यही वाला गाना चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम पे दुनिया में गाने भरे पड़े हैं, हम किसी की डिमांड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है कि भाई कि इतने सारे गाने भरे पड़े हैं। तो पुराने टाइम पे जो भी चीज सप्लाई करोगे उस चीज की डिमांड हो जाती थी, अपने आप क्रिएट हो जाती थी, ये माना जाता था। आगे चलते हैं। तीसरी चीज फ्री प्ले। फ्री प्ले मतलब वही है कि जो इकोनॉमी है वो अपने आप को ही अपने आप कहां पे इक्विलिब्रियम में पहुंचा लेगी, यानी कि वही सेम टॉपिक है कि सेल्फ ऑटोमेटिक जो है एडजस्टमेंट करने की पावर रखती है अपनी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के अंदर। सिंपल। आगे चलते हैं। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी ये मानती है कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कोई भी लेबर जो है वो बर्बाद नहीं किया जा रहा, कोई भी जो लेबर है मैन पावर है वो बर्बाद नहीं की जा रही। सिंपल, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो ये अजम्पशंस हैं, इसको अगर आप समझ गए तब इसके बाद ही हम आगे चल पाएंगे, क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ पाएंगे। सिंपल जी। तो क्लासिकल थ्योरी चालू करते हैं। क्लासिकल थ्योरी में हमें दो चीजें पढ़नी है कि डिमांड कर्व फॉर लेबर कैसे बनता है और सप्लाई कर्व फॉर लेबर कैसे होता है और कैसे इंटरसेक्शन करते हैं और चलते के लिए में पहुंचते हैं। सिंपल। तो जिसको नोट करना है फटाफट से नोट करो, फिर हम चलते हैं अगले पार्ट पे, ठीक है जी। फटाफट से नोट कर लेना भाई। तो बात आती है भाई अब इस बार प्रोडक्शन की, ठीक है जी। अब सीधी बात आती है प्रोडक्शन की, क्योंकि हमको डिमांड फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि डिमांड फंक्शन बना कैसे एक्चुअल में, लेबर डिमांड फंक्शन बेसिकली, ठीक है। बात आती है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी सामान को बनाने को हम प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और किसी भी सामान को बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या चाहिए होते हैं सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आज के टाइम पे तो हम बेसिकली 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एक हो गया एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी। चलिए, अब इसमें से कुछ होते हैं फिक्स्ड फैक्टर और कुछ होते हैं वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, कभी भी चेंजेस नहीं आते जिनमें, ठीक है। और जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन पहले टाइम पे इतने सारे फैक्टर्स नहीं थे,
पहले टाइम पे बस खाली दो फैक्टर मानते थे। पहली चीज मानते थे कैपिटल, क्योंकि जो जमीन वमीन थी वो सब भी कैपिटल में काउंट होती थी। तो दो फैक्टर थे, पहला फैक्टर कौन सा था, कैपिटल, दूसरा फैक्टर कौन सा था, लेबर। अब जो कैपिटल है वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि कांस्टेंट रहता है, जिसमें जल्दी से चेंजेस नहीं आते। लेबर जबकि एक ऐसा फैक्टर है जो कि चेंज होता रहता है। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है आप ज्यादा लेबर ला सकते हो, अगर आपको कम प्रोडक्शन करना है तो आप कम लेबर ला सकते हो। सिंपल कंसेप्ट है। चलिए तो बात करते हैं आउटपुट फंक्शन। अगर आपको आउटपुट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फैक्टर प्रोडक्शन का यूज करना पड़ेगा। कैपिटल यानी कि जो कि कांस्टेंट फैक्टर है उसका, और लेबर का यूज करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, प्रोडक्शन कर पाओगे। सिंपल। अब इससे हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन होता है, बस अब उसके बारे में समझना है हमें। ठीक है जी। तो ये है आपके लिए डायग्राम जो कि आपको दे रखा है आउटपुट का फंक्शन और लेबर का फंक्शन। क्योंकि देखो कांस्टेंट जो कि है, जैसे जो कैपिटल है वो तो कांस्टेंट है। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना हो चाहे कम प्रोडक्शन करना हो, जो कैपिटल होती है जो कि कांस्टेंट है उसमें तो चेंजेस होने वाले नहीं है। यानी जो प्रोडक्शन का लेवल है वो किस पे डिफर करता है, वो चेंजेस किसकी वजह से होता है, जो प्रोडक्शन का लेवल है वो चेंज होता है लेबर की वजह से, जो कि एक वेरिएबल फैक्टर है। अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा लेबर चाहिए, कम प्रोडक्शन करना है तो कम लेबर चाहिए। सिंपल, इतना बहुत आसान है। चलिए अब क्या हुआ, अगर मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा लेबर चाहिए होंगे, और कम प्रोडक्शन करना है तो कम लेबर चाहिए होंगे। इसलिए आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है। ऊपर मैं दिखा रहा हूँ आउटपुट, यानी कि मेरे को प्रोडक्शन कितना करना है, नीचे मैं दिखा रहा हूँ लेबर, जिस तरीके से मेरे को लेबर चाहिए। अब आप खुद सोचिए, मान लो मैं कोई काम करवाने जा रहा हूँ, जैसे मान लो मेरा काम है मैं गन्ने का जूस बेचता हूँ, ठीक है जी। चलिए तो मैंने एक लेबर लगाया, एक दुकान पे एक लेबर लगाया, मेरे पास 10 मशीनें हैं, या फिर मान लो मेरे पास क्या बोलते हैं, गन्ने का जूस जो है ना वो इंसान जो है वो हाथ से बेच, मतलब कि गन्ने का जूस छोड़ो, मैं मान लो शर्ट सिलाई करवा के बेचता हूँ, ठीक है जी। तो मेरे पास एक बड़ी मशीन है, उस पर क्या बोलते हैं 50 100 200 बंदे काम करते हैं, जितना वो चाहे वो उस तरीके से काम कर सकते हैं। बस सिलाई करना है, क्योंकि सिलाई जो होती है वो हाथ से होती है, पुराने जमाने की बात है, तो हाथ से कपड़े सिल के बेचते थे। तो मेरे पास कपड़े हैं, फिक्स्ड फैक्टर है मेरे पास बहुत सारा। बस मेरे को क्या चाहिए, लेबर चाहिए, जो कि ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो ज्यादा लोग ले आऊंगा सिलाई करने के लिए, कम प्रोडक्शन करना होगा तो कम लोग ले आऊंगा सिलाई करने के लिए। अब देखो क्या होता है, अगर मैं लेबर लेके आता हूँ प्रोडक्शन करवाने के लिए, अगर मैं एक लेबर लेके आया तो वो मान लेते हैं 10 कपड़े सिल रहा है, ठीक है जी। तो आउटपुट कितना निकल रहा है, 10 का बस खाली। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, दूसरा लेबर लेके आऊंगा तो वो भी 10 कपड़े सिलेगा। लेकिन आप खुद सोचो कि एक लेबर 10 कपड़े सिल रहा है तो दो लेबर कितने कपड़े सिलेंगे, 20। यानी कि एकदम से आप देखोगे मैंने लेबर खाली एक बढ़ाया, एक लेबर बढ़ाने की वजह से जो मेरा आउटपुट है वो एक तरीके से दुगना हो गया, 2x। समझे। तो जो स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में अगर आप एक लेबर का चेंज करते हो, यानी कि एक इंसान को जॉब देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो यहाँ पे एक इंसान काम कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा हो गया, तो मैंने जब पहले एक लेबर लगाया था तो मैं इतना आउटपुट जनरेट कर पाता था, इतना आउटपुट निकल पाता था। लेकिन वहीं पे जब मैंने एक और लेबर लगा लिया तो एकदम से मेरा आउटपुट क्या हो गया, बहुत तेजी से बढ़ गया। जैसे ही एक लेबर बढ़ाया वैसे ही मेरा आउटपुट क्या हो गया, एकदम बहुत तेजी से बढ़ गया। सिंपल। लेकिन आप खुद सोचो, जब मैं एक लेबर और बढ़ाऊंगा, यानी कि मैं तीसरा जब लेबर लेके आऊंगा, जब मेरे पास तीसरा लेबर आएगा, क्या मेरा आउटपुट अभी भी 2x हो पाएगा, 20 का 40 हो जाएगा? नहीं, जो तीसरा लेबर होगा वो भी 10 का प्रोडक्शन करेगा, यानी जो आउटपुट होगा वो खाली कितने से बढ़ेगा, 10 से ही बढ़ेगा। यानी कि मैंने एक लेबर और बढ़ाया तो मेरा जो आउटपुट है क्या डबल हो गया मेरा आउटपुट? नहीं, मेरा उस टाइम पे आउटपुट डबल नहीं होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही जैसे मैं लेबर बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आउटपुट क्या होता जाएगा, मेरा और ज्यादा कम होता जाएगा। तो इसी तरीके से बस ये देखा जा सकता है कि जैसे जैसे लेबर होते हैं ना, हम क्या बोलते हैं बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे आउटपुट क्या होता जाता है हमारा, मतलब जो आउटपुट में जो चेंज आते हैं वो क्या होता जाता है, हमारा कम होता जाता है। इसीलिए जो रिलेशन देखा गया है कि जो आउटपुट में वो कैसे रिलेशन होता है, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि जो लेबर में होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है, कि ज्यादा आउटपुट निकालने के लिए लोग लेबर को ना निकालते जाते हैं, लेबर को छोड़ते जाते हैं, लेबर को कम यूज करते हैं, मशीनों को ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। ये चीज देखी जाती है। और जब आउटपुट कम करना होता है तो लोग लेबर से ही काम करवाते हैं, लेबर से ही मजदूरी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि एक लेबर थोड़ा सा आउटपुट निकाल के देगा, वहीं पे मशीनें बड़ी आएंगी, बहुत करोड़ों की आएंगी, इसलिए ज्यादा जब क्या बोलते पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मशीनों से ही ज्यादा काम करवाते हैं ताकि ज्यादा आउटपुट निकाल के दिया जाए। सिंपल। इस तरीके से हम कैपिटल और लेबर का यूज करते हैं किसी भी आउटपुट के लिए। सिंपल सर। प्रोडक्शन कम करवाना है तो हम ज्यादा लेबर का यूज कर, प्रोडक्शन कम करना है तो हम लेबर से काम करवा लेते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो हम मशीनों से काम करवा लेते हैं, लेबर का कम यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन का लेवल होता है, या फिर मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर होता है। सिंपल सर। अब देखते हैं आगे बात करते हैं। बात आती है अब एम्प्लॉयमेंट की, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल रही है, काम कैसे मिल रही है, उसी तरफ से हम डिमांड का फंक्शन जो है वो मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरीके से इक्विलिब्रियम पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। एक सेकंड भाई, फोन तो नहीं आ रहा, नहीं चलो ठीक है भाई, शुक्र है। चलिए तो बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या समझते हो? देखो एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कंपनी जो होती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब
जो लोग काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। काम करना मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट करना, ठीक है। अब जो मेन काम है ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, वो किसका होता है? वो होता है फर्म का। फर्म एम्प्लॉयमेंट कब देगी लोगों को? जब फर्म को हो रहा होगा प्रॉफिट, और फर्म चाहती है हर बार प्रॉफिट में रहना। अब प्रॉफिट कैसे रह सकती है फर्म? तो बचपन में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था, फर्म हमेशा इक्विलिब्रियम में तब होती है जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है किसके? मार्जिनल कॉस्ट के। यानी जब एमआर और एमसी बराबर होता है, उसी जगह पे फर्म जो होती है उसका प्रॉफिट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और उसी जगह पे हमारा जो प्रोडक्शन होता है या फिर जो फर्म होती है वो कहाँ पे होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। पता है नहीं आपको? अच्छा, ये भी ना पता होगा तो आपको ये पता होगा, जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? प्रॉफिट निकल के आता है। और ये प्रॉफिट जहां पे मैक्सिमम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्योंकि फर्म का मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। जहां प्रॉफिट मैक्सिमम वहीं पे हम इक्विलिब्रियम पे होते हैं। सिंपल। सेम वही चीज है यहाँ पे, मैंने भी वही लिखा है, एमआरएमसी जहां पे बराबर होते हैं वहीं पे ही टीआरटीसी क्या होता है? बराबर। बस एक कंडीशन और होती है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होना चाहिए? बढ़ता हुआ होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ने के टाइम पे हम ये मान के चल रहे हैं जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और वो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में वर्क कर रही है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट में वर्क कर रही है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपको पता ही है P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है, यानी कि एग्रीगेट जो रिवेन्यू होता है वो मार्जिनल रिवेन्यू और प्राइस के क्या होता है? इक्वल होता है। ये बात आपको पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो बचपन में आप, ठीक है जी। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पढ़ा रखा हुआ, नहीं पढ़ा होगा तो भाई मेरी प्लेलिस्ट बनी होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो भी देखे ना। मगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, बस आप ये पढ़ो या फिर रट्टा मार लो, सबसे बेस्ट है। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। बात आती है मार्जिनल कॉस्ट की। तो जैसे मैंने बताया कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, जैसे कि ये मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट। अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है? तो मार्जिनल कॉस्ट हम समझते हैं जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हम जब इनका यूज करते हैं, जमीनों का यूज करते हैं, तो बदले में फ्री में तो मिलते नहीं ये चीजें, बदले में कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती होगी। जैसे अगर मैंने जमीन का यूज किया तो बदले में रेंट दूंगा, अगर मैंने लेबर का यूज किया बदले में वेजेस दूंगा, कैपिटल का यूज कर रहा हूं तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और मतलब एंटरप्रेन्योर का यूज कर रहा हूं तो मेरे को प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो जो भी मेरे को पेमेंट करनी पड़ती है उसी से डिराइव होती है मेरी कॉस्ट। क्या डिराइव होती है? कॉस्ट। लेकिन जब पुराने जमाने में बस खाली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो ही होते थे, कैपिटल और लेबर, तो कैपिटल के बदले में क्या दिया जाएगा? बस खाली इंटरेस्ट। कैपिटल कांस्टेंट तो इंटरेस्ट भी कांस्टेंट रहेगा। मेन जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे? लेबर में चेंजेस आएंगे। लेबर को क्या मिलती थी? क्योंकि वेजेस, वेजेस में चेंजेस आएंगे बस खाली। सिंपल। तो अगर बात करी जाए कि चेंज में, आउटपुट में चेंज क्या हो जाए, मेरी मार्जिन की चेंज, जब आउटपुट में चेंज करना है तो आउटपुट में चेंज किस वजह से आएगा? बस लेबर की वजह से। सिंपल ना। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती थी, यानी जो कॉस्ट में परिवर्तन है, चेंज है, आउटपुट में अगर चेंज की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट में भी तो चेंज की बात करी जाएगी ना। जब कॉस्ट में परिवर्तन देखा जाए कि खर्चा हमारा बढ़ रहा है, खर्चा घट रहा है, कॉस्ट में चेंजेस कैसे निकल रहे हैं, तो वो कॉस्ट किस कॉस्ट की चेंज की बात कर रहे हैं? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो थी, वो जो कैपिटल कॉस्ट थी, वो तो कांस्टेंट थी, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो चेंज किस में होगा? बस लेबर में। तो जो कॉस्ट चेंज हो रही है वो किसकी चेंज हो रही है? बस खाली लेबर की। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ मार्जिनल कॉस्ट की, यानी कॉस्ट में चेंज आ रहा है जो, तो वो किस में बात आती थी, यानी किस में चेंज होता था? बस खाली मार्जिनल लेबर कॉस्ट में, यानी लेबर ही चेंज होते बस खाली। सिंपल। और ये कैसे निकाला जाए कि लेबर कॉस्ट क्या पड़ रही है? लेबर कॉस्ट को कैसे निकाले? बहुत सिंपल तरीका है कि देखो, आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू, या फिर आप कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से, एक क्वांटिटी में चेंज करने की वजह से, या फिर आप कह सकते हो एक लेबर में चेंज करने की वजह से, एक आउटपुट में चेंज करने की वजह से हमारी कॉस्ट में कितना चेंज आता है, इसी को क्या बोलते थे? मार्जिनल कॉस्ट। सेम वही कंसेप्ट आगे यहाँ पे ले आए। मार्जिनल लेबर कॉस्ट क्या होगा? मार्जिनल लेबर कॉस्ट क्या होगा? एक लेबर में चेंज करने की वजह से, एक एडिशनल लेबर को लगाने की वजह से एडिशनल कितनी वेजेस हमें देनी पड़ रही है, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट देखना है ना, व्हाट टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होगा? वो जो टोटल कॉस्ट खर्चा पड़ रहा है, खर्चा किस चीज का होगा? क्योंकि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज किस में होगा? बस खाली लेबर की कॉस्ट पे। और लेबर की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? वेजेस। तो जो वेज, एक एडिशनल लेबर को चेंज करने से एडिशनल मेरे को कितनी वेजेस देनी पड़ रही है, कितनी मजदूरी देनी पड़ रही है, बस उसको बोलते हैं मार्जिनल लेबर कॉस्ट। और वही इस टाइम पे काम करेगी मार्जिनल कॉस्ट का। सिंपल। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमें इक्विलिब्रियम डिसाइड करना है, और इक्विलिब्रियम डिसाइड करने के लिए हमारा एमआर एमसी बराबर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है, इसी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फर्म का इक्विलिब्रियम। ठीक है। और आपको ये बात पता है कि एमआर जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है। सिंपल जी। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर इक्वल टू पी होता है, पता है आपको। ठीक है जी। और जो मार्जिनल कॉस्ट है, हमने अभी भी डिसाइड किया, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है? वेजेस डिवाइड बाय एडिशनल लेबर। तो ये रहा वेजेस, और ये रहा एडिशनल लेबर। एडिशनल लेबर मतलब मार्जिनल
सॉरी, माफी चाहूंगा आपसे, ठीक है जी। हाँ जी, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी लेबर से एक मार्जिनल प्रोडक्ट कितना निकल के आ रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है जी, मार्जिनल लेबर कॉस्ट। तो बस जहां पे ये दोनों इक्विलिब्रियम होंगे, बराबर होंगे, वहीं पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन एक्चुअल में सच में किसी को भी ये बात पता नहीं होती। हर किसी को पता है वेजेस के मजदूरी को कितने, मतलब मजदूर को मजदूरी कितने दे रहे हैं, हमको पता होता है कि मार्केट में प्राइस किस तरह चल रहा है, लेकिन हमें ये बात नहीं पता होती। और यही कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम निकालना पड़ता है, इक्विलिब्रियम बनाना पड़ता है। और ये कैसे निकलेगा अगर निकालना पड़े तो क्वेश्चन में यही देता है, कई बार क्वेश्चन में बोल देता है एक काम करवाने के लिए मैंने मजदूर को दिए 600 रुपए, ठीक है जी। और उस टाइम पे जो माल है वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्राइस जब मैंने उसको बेचा तो उसकी प्राइस थी 3 रुपए। तो बताओ क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगा, या फिर लेबर कितनी क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना होता, बस डिवाइड करके आपको निकाल लेना है, जो कि कितना आएगा 200। 200 क्या बोलते हैं जो लेबर है पर आवर आपको काम करवाने पड़ेंगे, जैसे कि पर आवर के हिसाब से देता है कई बार कंसेप्ट की जो प्राइस है वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, तो वो है 3 रुपए पर आवर, 4 रुपए पर आवर। तो फिर इस तरीके से आपको प्राइस देगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, उसको इससे डिवाइड करोगे तो 200 आउटपुट आएगा पर आवर के हिसाब से, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। मैंने एक बार क्वेश्चन देखा था, बस खाली ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है जी। अच्छा, तो कुछ नहीं किया, बस खाली इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके गए। तो अगर आपको एमपीएल निकालना है तो क्या करना है, वेजेस को डिवाइड करना है प्राइस से, वेजेस को डिवाइड करना है बस खाली किससे, प्राइस से। तब आपका क्या निकल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि कितना आपने लेबर पे एडिशनल खर्चा करने की वजह से आपकी एडिशनल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, वो आप आराम से निकाल लोगे, इसी निकाल लोगे। और इसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन, ठीक है जी। चलिए वापस चलते हैं। मेन मेन हमें सीखना था कि डिमांड फंक्शन कैसे बनता है लेबर का, वो चीज, ठीक है जी। इसके ऊपर छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने बता दिया बीच के अंदर टॉपिक डाल के, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिलहाल आगे चलते हैं। अब आपका डिमांड फंक्शन कैसे बनता है वो समझाना है, उसके लिए समझो ध्यान से। आपको पता है मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, बचपन में आपने सीखा होगा। मार्जिनल कॉस्ट इसको बोलते हैं P इक्वल टू AR इक्वल टू MR होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की कंडीशन है। और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो पहले बढ़ती है, फिर धीरे धीरे घटती है, फिर दोबारा बढ़ती है। यानी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो स्टार्टिंग में गिरती है फिर बढ़ती है, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं, ये आप पढ़ चुके हो। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होता है, इक्विलिब्रियम होता है इस पॉइंट पे जहां पे क्या बोलते हैं MR जो होता है वो बराबर होता है किसके, MC के, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही होती है, ठीक है जी, क्योंकि यहीं पे प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, सिंपल। अब आप खुद सोचिए, जब कॉस्ट गिर रही होती है, आपने पढ़ा होगा ना ये टॉपिक, अच्छा आपने मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा ना, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है फिर गिरता है फिर जीरो फिर नेगेटिव होता है ना। तो देखिए जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्टिंग में, जब भी कोई बिजनेस करता है स्टार्टिंग में, तो उसका प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ता है। अब जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट क्या होगी, जाहिर सी बात है ज्यादा बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। कम लेवल पे प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट क्या आती है, ज्यादा आती है, सिंपल बात है। तो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ाते हैं मार्जिनल कॉस्ट गिरती है, और जब प्रोडक्शन गिरने लग जाता है एक टाइम के बाद तो कॉस्ट क्या होने लग जाती है, वापस से बढ़ने लग जाती है। तो अगर इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं तो इसी हिसाब से जो इक्विलिब्रियम होता है ना वो इसको बोला जाता है। वो डायग्राम मैंने ऊपर नीचे नहीं बनाया क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी थी, बाकी समझ लेना। ये जो मिनिमम पॉइंट है वो इस मैक्सिमम पॉइंट से मैच करता है इसके, या बना दूं, ये इतना समझ में आ रहा है ना, तुम बड़े हो चुके हैं भाई। तो ये वाला पॉइंट जो है इसके लिख ही देता हूँ भाई थोड़ा सा बना के, दिक्कत ना हो फिर आपको। हाँ जी, तो ये होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ये होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है जी। यहीं से आपको लाइन खींचनी है, यहीं से आपको लाइन खींचनी है, और क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट बनाना है, तो पहले बढ़ाते हुए फिर घटाते फिर जीरो फिर नेगेटिव, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट MP, ठीक है जी। तो क्या होता है जब स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट गिरती है, हमारी कॉस्ट गिरती है, वो क्यों गिरती है, क्योंकि हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे होते हैं। कॉस्ट हमारी मैक्सिमम मतलब मिनिमम होती है कहाँ पे, जब हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। जब प्रोडक्शन गिरने लग जाता है तो कॉस्ट वापस से बढ़ने लग जाती है, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट को। और उसके बाद अगर कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें लॉस होने लग जाता है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव में जाने लग जाता है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक कंसेप्ट है, सबको पता होगा। और इसी से रिलेट करके मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बना हुआ है, पूरा पूरा मार्जिनल प्रोडक्ट से रिलेट करके ही क्या बनाया गया है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट का यूज करके आप किस तरीके से प्रोडक्शन कर पा रहे हो, सेम वही तो चीज है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एक एडिशनल प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, वो लेबर होता है, कि एक एडिशनल लेबर का यूज करके आप किस तरीके से प्रोडक्शन कर पा रहे हो। तो वही चीज है कि स्टार्टिंग में प्रोडक्शन जो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट वो बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, गिरने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे MR इसको काट के जाता है, इसको पॉइंट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने MR ड्रॉ नहीं किया था, अगर MR ड्रॉ करना पड़ जाए, जैसे यहाँ पे MR ड्रॉ कर रखा है, तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे काट के जाएगा, ये प्रोडक्शन का हमारा पॉइंट बनेगा क्या, इक्विलिब्रियम का, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, और इसी तरीके से जो हमारा डिमांड फंक्शन बनता है पुराने टाइम पे, वो इसी तरीके से बनता था, इसको बोलते थे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, या फिर आप कह सकते हो अपना डिमांड फंक्शन। इसी तरीके से जो लेबर थे वो डिमांड करते थे, कोई अगर उनको ज्यादा वेजेस देता था सॉरी, जैसे कि अगर उनको कम जॉब मिल रही है, कोई एक इंसान को काम मिल रहा है, तो फिर वो बोलता था भाई मेरे को ज्यादा पैसे चाहिए तभी मैं काम करने जाऊंगा।
वहीं पे अगर कोई उनको ज्यादा लेबर को काम करवा रहा है तो फिर बोलता था भाई सबको काम मिल गया, मेरे को ही काम नहीं मिलेगा, तो एक काम करते हैं भाई, तू कम ही पैसे दे दियो, चल मेरे को काम पे ले जा, यानी काम करने के लिए ले चल। तो इसको बोलते थे रियल वेजेस, और इसको बोलते थे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ लेबर जो भी आपने काम करने के लिए लगाए हैं। तो अगर आपको रियल वेजेस देखने हैं, तो अगर आप ज्यादा रियल वेजेस दे रहे हो तो फिर लोग कम आएंगे आपके, आप कम काम के लिए रखोगे लोगों को। और वहीं पे अगर आप कम रियल वेजेस दे रहे हो तो आपको नंबर ऑफ जो लेबर है वो ज्यादा रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से जो आपका डिमांड फंक्शन था वो पहले बनाया जाता था। आगे चले, फिलहाल अब समझते हैं सप्लाई फंक्शन के बारे में, किस तरीके से सप्लाई फंक्शन हमारा बनाया जाता था, और फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है। तो जिसको नोट करना है भाई फटाफट से एक बार नोट कर लेना, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है सर, चलिए। हाँ जी, शुक्र है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। अभी हमने हाल ही में लेबर डिमांड के बारे में पढ़ा, लेबर डिमांड कैसे वर्क करती है। एक बार फिर बता दूं लेबर डिमांड कैसे वर्क करती है, हमने समझा था, बस सीधा सीधा लेबर डिमांड इसको बोलते हैं। यहाँ पे होता है रियल वेजेस और नीचे होती है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। तो बेसिक मेरा मतलब समझाने का क्या था, मेरा बेसिक मतलब समझाने का ये था, जो आपने समझा बस खाली, कि अगर कोई लेबर है उसको कम समय के लिए काम मिलता है, यानी कि कम काम मिलता है, मतलब 1-2 घंटे के लिए अगर आप काम प्रोवाइड करते हो, तो जो लेबर है वो सोचता है पूरे दिन के लिए काम तो मिला नहीं, 1-2 घंटे में कितना ही कमा लूंगा, इसलिए वो कम टाइम के लिए वो ज्यादा वेजेस, अपनी इनकम की ज्यादा वेजेस की डिमांड करता है। जो लेबर होता है वो डिमांड क्या करता है, वो ज्यादा डिमांड करता है, मेरे को ज्यादा पैसे दो एक दिन के। जैसे अगर कोई आप 1 घंटे के लिए काम के लिए लेके आओ किसी भी इंसान को, वो 200-400 रुपए मांगेगा, सिंपल सी बात है। वहीं पे लेकिन अगर किसी लेबर को आप ज्यादा दिन के लिए काम दे दो, या सिर्फ बोल दो कि भाई मेरे को पूरा घर ही बनवाना है, तो क्या तब बता दो कितना रुपए लोगे। तो अभी देखो 1 घंटे के लिए वो 200-400 रुपए मांग रहा था, वहीं पे अगर आप बोलोगे मेरे को पूरा घर बनवाना है, तो वो बोलेगा भैया पूरा घर बनवाना है, हाँ जी, मैं आप बोलोगे पूरा घर बनवाना है, तो बोलेगा सर मैं आपके घर पे पूरे 8 घंटे काम करूंगा, बस खाली 600 रुपए देना। वहीं पे 1 घंटे का देखो 200-300 रुपए मांग रहा था, लेकिन वहीं पे अब मैं 6 घंटे काम करवाऊंगा उससे रोज, और वो भी कितने रुपए में, बस खाली मतलब 500-600 रुपए में। सिंपल सा मतलब कि अगर आप उसको ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो किसी भी लेबर को, तो वो अपने जो रेट होते हैं या फिर जो अपने वेजेस होते हैं, मजदूरी जो होता है उसको कम कर देता है। इसलिए डिमांड में कैसे रिलेशन देखने को पाया जाता है, नेगेटिव रिलेशन देखने को पाया जाता है। आप किसी को आधे घंटे का काम दोगे, 1 घंटे का काम दोगे, वो 200-400 रुपए मांग लिया। जैसे बिजली वाले देख लो, जो बिजली वाले होते हैं, जो प्लम्बर होते हैं आपके घर में आते हैं, वो 1-2 घंटे के काम के लिए आते हैं, बस खाली 1000-2000 रुपए मांग के लिए चले जाते हैं। सिंपल, क्योंकि उनको पता नहीं अगला काम कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो इसलिए कम टाइम के लिए अगर काम मांगते हो, मतलब कम काम देते हो, तो वो ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, ज्यादा वेजेस की डिमांड करते हैं। वहीं पे अगर आप उनको ज्यादा टाइम के लिए काम दोगे, ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, तो वो अपने वेजेस थोड़े से कम कर देते हैं। सिंपल, नेगेटिव रिलेशन मिलता है। वहीं पे अगर बात करी जाए लेबर सप्लाई की, लेबर सप्लाई थोड़ा सा उल्टा होता है। आप जिस तरीके से उनको काम देना चाहते हो उस हिसाब से, आप क्या सोचते हो कि अगर मैं कम पैसे दूंगा तो मैं कम देर के लिए काम करवाऊंगा। सिंपल, यानी अगर आपको कम काम करवाना है तो आप सोचते हो ज्यादा पैसे क्यों दूं, 1 घंटे का काम है तो भाई मैं 100 रुपए दूंगा बस खाली। अगर मेरे को ज्यादा काम करवाना होता तब मैं ज्यादा पैसे देने की सोचता ना। तो ये होती है लेबर सप्लाई। जैसे आप काम करने के लिए सोचते हो कि आप ज्यादा सोचते हो कि आप ज्यादा काम करेगा तब मैं ज्यादा पैसे दूंगा, कम काम करेगा तो मैं उसको कम पैसे दूंगा। ये आप कब सोचते हो, ये आप सोचते हो जो आप जिस तरीके से आप लेबर को सप्लाई करना चाहते हो, जिस तरीके से आप पैसे प्रोवाइड करना चाहते हो। तो ये होती है लेबर सप्लाई, जिस तरीके से काम करती है। ये है लेबर डिमांड, जिस तरीके से वो काम करती है। दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए। अब बस समझना रह गया इनकम का, मतलब सॉरी, लेबर का इक्विलिब्रियम। लेबर का इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेसिक जो आपने समझा था पहले भी। ये होता है लेबर डिमांड, ये होता है लेबर सप्लाई। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट को हमें मैच करना है, एम्प्लॉयमेंट को हमें मैच करना है किससे, आउटपुट से। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उतनी ही तो लेबर को जॉब मिलेगी, उतने ही तो घंटे के लिए काम मिलेगा। जिस वेज रेट पे उसने फिक्स कर दिया उतने ही पैसे मैं दूंगा, 200-400 रुपए जिस रेट पे उसने फिक्स किया उतने घंटे के लिए काम दूंगा। अब आउटपुट, वो कितना आउटपुट जनरेट करके देगा, वो कैसे पता चलेगा, वो इसी से पता चलेगा। जो आपने आउटपुट का लेवल बनाया था, बस उस पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, उसको बोलेंगे क्या, हमारा आउटपुट लेवल। ये क्या होगा, आउटपुट का हमारा आउटपुट लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल, आउटपुट लेवल। सिंपल। तो जहां पे डिमांड सप्लाई काटती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम। और वहीं पे जैसे बेसिक हम करते हैं कीन्सर के चलते, इक्विलिब्रियम के अंदर डिमांड सप्लाई जहां पे काटती है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वहीं पे आउटपुट डिसाइड होता है, वहीं पे हमारा एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होता है। सिंपल सा। तो इसको बोलते हैं हमारा क्या, इक्विलिब्रियम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा टॉपिक, सारा कंसेप्ट। सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बस एक छोटी सी बात रह गई एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, क्योंकि मैंने अभी तक जो समझाया वो लेबर सप्लाई के बारे में समझाया, मैंने एग्रीगेट सप्लाई के बारे में नहीं था। जैसे बचपन में आपने जो पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में, फिर आपने बड़े होने के बाद पढ़ा ना एग्रीगेट डिमांड भी कोई चीज होती है, वही चीज अभी हमने समझाया लेबर डिमांड के बारे में। अब हम समझते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। सिंपल। चलिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, जल्दी ही समझ में आ जाएगा आपको, सिंपल सा है।
क्योंकि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, उस टाइम पे ये माना जाता था कि लॉन्ग टर्म में एग्रीगेट सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता, एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। इसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते हैं इसे? एग्रीगेट सप्लाई। तो आप क्या करोगे, आप डिमांड चाहे इसकी कभी भी बढ़ा लो, लेबर की डिमांड चाहे बढ़ा लो, चाहे लेबर की डिमांड में चेंज हो जाए कभी भी, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड में, एग्रीगेट डिमांड जो है उसमें आप चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, डिमांड आप चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, उससे इकोनॉमी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंपल सा। बस फर्क जो पड़ेगा वो किससे पड़ेगा, यानी आउटपुट जो लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। जो फर्क पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, जो रियल वेजेस हैं, यानी जो प्राइजेस हैं प्रोडक्ट के, उस प्राइजेस पे फर्क पड़ता है। या तो प्राइस बढ़ जाएंगे या फिर प्राइस क्या होंगे, बस घट जाएंगे। यही आज के टॉपिक में भी हम समझते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है, हम एग्रीगेट सप्लाई को कांस्टेंट नहीं मानते। एग्रीगेट जो एग्रीगेट सप्लाई है वो चेंजेस होती है, ठीक है सर। लेकिन पुराने टाइम पे माना जाता था कि लॉन्ग टर्म में हमेशा ही इकोनॉमी जो है वो एग्रीगेट सप्लाई पे हमेशा कांस्टेंट रहेगी, आउटपुट पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, आउटपुट उतना ही देगा। जैसे आपने किसी लेबर को काम करवाने के लिए दिया, घर बनाने के लिए दिया, तो घर तो आपका बनेगा, वो अलग बात है कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे या कम पैसे देने पड़ेंगे। जहां पे आप देखोगे लेबर की डिमांड बढ़ी पड़ी है, सब लेबर भरे पड़े, तो आपको महंगे पैसे देके, यानी ज्यादा पैसे देके लेबर खरीद के लाने पड़ेंगे। जहां पे आप देखोगे लेबर की डिमांड कम हो रखी है, तो लेबर को पूछ नहीं रहा, तो आपको सस्ते में भी लेबर मिल जाएंगे। तो बस प्राइसेस का फर्क आता था पुराने टाइम पे। वो मानते थे एग्रीगेट सप्लाई तो फिक्स है, आउटपुट हमारा बन के ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। सिंपल। तो इस तरीके से काम करता था क्लासिकल, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, या फिर आप कह सकते हो क्या बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी, जो कि क्या बोलते हैं 1930 से पहले चला करती थी। उसके बाद किन्सर आए, उन्होंने अपनी नई थ्योरी दी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो नई किन्सर की थ्योरी आई, जो कि हम 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर आपको चैप्टर खत्म हो गया बेसिकली, अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू आपको, ठीक है। और आपने अगर नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, आराम से कर दिया बाद में, ठीक है जी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। अच्छा एक सेकंड, जिसको भी नोट्स परचेज करने हैं भाई, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज करता है। ज्यादा महंगे नोट्स नहीं है सर, 100 से 150 के बीच में नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटर टाइपिंग में मिलेंगे, मेरी राइटिंग में नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है जी। आपको कंप्यूटर टाइपिंग में मिलेंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। टाटा बाय बाय, ठीक है जी। नोट कर लेना भाई जिसको नोट करना हो, फिर आगे चलेंगे बाद में। बाय बाय।